नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस के 100 जो है प्रश्न कवर करेंगे। तो जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, एनटीपीसी ग्रेड लेवल एग्जाम की बात हो रही है। और ये जो प्रश्न तैयार किए गए हैं तो 16 और 17 मार्च के जो पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, बिल्कुल उनके बेस के आधार पर जो है यहाँ पे प्रश्न तैयार किए गए जो संभावित हो सकते हैं। तो बिल्कुल जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलने वाले हैं पेपर में, क्योंकि सभी प्रश्न जो है यहाँ पे क्या हो सकते हैं वो सभी जो है संभावित कवर किए जा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है कल्हड़ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट चलेंगे जिससे कि वीडियो लंबी भी ना हो और आपके जो है प्रश्न भी क्या है तैयार हो जाएं। तो आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार नॉर्मल भी स्पीड में देखिएगा, एक बार वीडियो को थोड़ा सा जो है 1x पे या 1.5x पे जो है करके देख लेंगे, तो जिससे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी मुख्य रूप से किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास बताती है? तो ये इतिहास जो है बताती है कश्मीर के राजाओं के बारे में। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है, ध्यान रखेंगे, राजाओं की नदी या लहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल जो पहला प्रश्न आपने यहाँ पे देखा ये पूछा गया प्रश्न था, और इन्हीं के बेस पे क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं वो सभी हम लोग कवर कर रहे हैं। अगला है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है चाणक्य हैं, जिसका नाम कौटिल्य भी है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है? तो इंडिका जो है लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी संभावित प्रश्न यहाँ पे कवर हो रहे हैं। तो वीडियो को जो है जरा शेयर जो है कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी को जो है लिखा है पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत किसकी रचना है? तो ये रचनाएं हैं कालिदास की। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन हैं? तो इसको जो है लिखा है बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसको जो है लिखने का काम किया है आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह जो है जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो उस संशोधन को जो है 42वां संविधान संशोधन है, उसी को कहा गया है लघु संविधान। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो वो था 44वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो इसे जो है जोड़ी गई थी 52वें संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? तो 61वें के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ 2025 की मुख्य परेड कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया था गाजियाबाद हिंडन में, और ये भी पूछा गया प्रश्न है बिल्कुल 17 मार्च के शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में। आगे बात करेंगे तो भारत का कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो उसका नाम है लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है डुरंड रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल सार्वजनिक जो है संरचना कौन सी है? तो उसका नाम है विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है फरवरी 2025 तक भारत के कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को नल से जल का कनेक्शन जो है प्राप्त हो चुका है? तो परसेंटेज में जो है 79.74% को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि वनतारा कार्यक्रम गुजरात के किस शहर में शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है जामनगर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है मालाबार तट कहते हैं।
25 नंबर है कि मालाबार तट मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। कहाँ पे? सॉरी, केरल में होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका का कौन सा राज्य जो है अंगूर और फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर बी। 27 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये लोग प्राप्त करते थे खेतड़ी यानी कि राजस्थान के खानों से। आगे बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 280 जो है आर्टिकल के तहत होता है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर एक ही स्थान पर मनाया जाता है? तो कितने अंतराल में? तो 12 वर्ष के। और ये भी पूछा गया प्रश्न है बिल्कुल आपके पेपर में। इस नंबर है कि महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है प्रयागराज में किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 39 ए के तहत, 239 ए के तहत, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में कुल कितने गांव थे? तो गांवों की संख्या जो है 80,000 थी। आगे बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किस वंश को सफलता मिली? इसमें सफलता प्राप्त होती है गुर्जर प्रतिहार वंश को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो उसका नाम है बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी। ये आगे बात करते हैं। तो आर्थिक मंदी के समय सरकार को कौन सी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? तो उसको अपनाना चाहिए बिल्कुल विस्तारवादी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 35 कहता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की अधिकतम सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसे बढ़ाकर जो है 10,000 कर दिया गया है। आगे बात करेंगे, जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो ऊपरी आयु जो है 65 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है कि हेडफोन किस प्रकार का डिवाइस है? तो हेडफोन ध्यान रखेंगे ये जो है आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने अगस्त 2025 में पश्चिमी सीमाओं पर कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो उसका नाम है सुदर्शन चक्र, ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में सीटाडेल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयोग किया गया है नगर का उच्च पश्चिमी भाग यानी कि दुर्ग के लिए। अगला प्रश्न है कि मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि युग्मक बनते समय इल लील के जोड़े अलग हो जाते हैं? तो ये जो है अगर बात करें किस जो है नियम के अनुसार है, तो नियम हो जाएगा पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है कि ACITI साझेदारी में भारत के अलावा कौन से 2 देश शामिल हैं? तो उनके नाम हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 तक भारत की बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन का योगदान कितना है? तो इसका योगदान जो है 51.93% है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि फ्री फॉल कर रही वस्तु की गति किस प्रकार की होती है? तो यह होती है एक समान त्वरित गति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गैसीय माध्यम जैसे कि हवा में केवल कौन सी यांत्रिक तरंगे संचरण कर सकती हैं? तो उनके नाम अगर बात करें नाम की, तो अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन बी। 48 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक जो कि 0.58% रही है? नकारात्मक यहाँ पे है, ध्यान रखेंगे माइनस में, तो नागालैंड इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो ये नारा जो है दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। 50 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 डी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह जो है जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन से। और ये 16 के यानी 16 मार्च को भी पूछा गया था और 17 मार्च को भी क्या है पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल हो सकता है कि 18 मार्च को भी क्या है पेपर में प्रश्न बन जाए, ध्यान रखेंगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? इसको जो है लिखने का काम किया है हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कम से कम 51 क्वेश्चन जो है हो चुके, तो अगर लाइक नहीं किए तो कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सभी से निवेदन रहेगा बिल्कुल चेक करके आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर दें, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, आप सभी के लिए जो है बिल्कुल फ्री रहता है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं।
आगे बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है, तो यह जो है लिखी गई है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस काव्य शैली में की गई है, तो काव्य शैली की बात करेंगे तो चंपू काव्य शैली गद्य और पद का मिश्रण जो कि है। आगे बात करेंगे कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे, तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इसका नाम विक्रमादित्य भी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत की रचना किसने की है। इसकी रचना जो है की गई है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित और कादंबरी के लेखक कौन हैं, तो इसको जो है लिखने का जो है काम किया है बाणभट्ट ने। ऑप्शन सी। 55 कहता है कि प्रसिद्ध जो है एओल अभिलेख की रचना किसने की है। इसकी रचना की गई है रवि कीर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 58 कहता है एओल अभिलेख में किस राजा द्वारा हर्षवर्धन को हराने का उल्लेख है, तो किस राजा के द्वारा, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना धन के देवता के रूप में किससे की गई है, तो कुबेर से की गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को मृत्यु के देवता के समान बताया गया है, वे देवता कौन हैं, तो ये देवता जो है यम है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की तुलना किन चार देवताओं से की गई है, तो उन चार देवताओं में जो है कुबेर, वरुण, इंद्र और यम शामिल हैं। आगे बात करेंगे तो 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ से जो है नेतृत्व नाना साहब द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे कानपुर विद्रोह में नाना साहब के मुख्य सहयोगी और सेनापति जो है कौन थे, तो उनका नाम था तात्या टोपे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था। यहाँ से नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह की पहली चिंगारी किसने जलाई थी, तो ये चिंगारी जलाई गई थी मंगल पांडे के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया, तो इनके द्वारा जो है लखनऊ से, अवध से जो है इसका नेतृत्व किया गया। आगे बात करेंगे सरोजनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड कब प्रकाशित हुई। ये जो है प्रकाशित हुई थी, डेट हमसे पूछा जा रहा है तो 1905 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी है, तो ये प्रस्तावना लिखी गई है आर्थर सीमंस के द्वारा। अगला प्रश्न था किसे जो है भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। बी ऑप्शन। 70 नंबर है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है ऑप्शन में यूरोप से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी। 72 है कि हिमालय के किस भाग में ऊंचाई में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है पूर्वी हिमालय पे। अगला प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो यह जो है दी गई है बिल्कुल डाल्टन के द्वारा, यानी जॉन डाल्टन। ऑप्शन डी। 74 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे जे थॉमसन के द्वारा की गई। 75 नंबर है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने की। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में परमाणु द्रव्यमान को किसके, यानी 1/12 जो है भाग के रूप में परिभाषित किया गया है, तो यह जो है किया गया है कार्बन 12 के। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 20 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे दबाव लगभग कितना होगा, तो ये जो है हो जाएगा कितना, ये हमसे पूछा गया है, तो 1,96,000 पास्कल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राज्य जो है विधानसभा यानी कि एमएलए का सदस्य जो है बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राज्य विधानसभा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 25 वर्ष जो है यहाँ पे आयु निश्चित की गई है। आगे बात करेंगे तो भारत में जो है मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इस संशोधन द्वारा की गई। ये प्रश्न आई थिंक 2 बार हो गया है, तो यह जो है किया गया था 61वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद और राज्य सभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है,
तो दोनों के लिए अगर हम बात करेंगे तो दोनों के लिए राज्य विधान परिषद और राज्य सभा के लिए तो 35 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके लिए तो राष्ट्रपति के लिए बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे पीछे जो है हमसे परिषद पूछा था और राज्यसभा, तो यहाँ पे 30 वर्ष होगा। क्या होगा? 30 वर्ष होगा। ठीक है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो 35 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है आयोजित होगा कहाँ पे जो है हुआ इसका आयोजन, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी फाइल के अंदर शब्द खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो उस कुंजी की बात करेंगे तो Ctrl+F हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? तो उनके नाम की बात करेंगे तो बिल्कुल मालदीव आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्राप्त है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत इसको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो रिव्यू करने की जो अवधारणा है ये जो है अमेरिका से यूएसए से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है केरल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसे भारत की रबड़ राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो रबड़ राजधानी जो है किसे कहा गया है? ये कहा गया है कोटायम को। ऑप्शन नंबर बी। नवासी कहता है बैसागो उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 कहता है बैसागो उत्सव असम के किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो असम के जो है बोडो समुदाय से क्या करते हैं, मनाते हैं। 91 है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है नागालैंड का फेस्टिवल है। ऑप्शन बी। 92 कहता है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो उसका नाम ध्यान रखेंगे जिला एवं सत्र न्यायालय। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो इनकी संख्या जो है 100 हो गई है। 95 कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये संबंधित है तबला से। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप इनका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में आप हमें फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे भी क्या है फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो की ट्रिक के लिए। आगे बात करेंगे 1818 में बंगाल में फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसकी जो है शुरुआत की गई थी हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। ऑप्शन बी। 97 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद की बात यहाँ पे की गई है तो 108 के तहत हुई है। अगला प्रश्न है मणि प्रवालम किन दो भाषाओं के मिश्रण से बनी एक साहित्यिक शैली है? तो ये दो भाषाओं से मिलकर बनी है मलयालम और संस्कृत से। ऑप्शन बी। 99 है कि भारत और रूस के बीच चर्चा में रहा री लॉस समझौता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सैन्य रसद सहायता से। ऑप्शन बी। 100 नंबर है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो उनका नाम था बाणभट्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो को आप यहाँ तक देखें, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर हुए हैं। तो वीडियो को अगर एक बार और आप 2x पे करके स्पीड चेक कर लेंगे या आप 1.5 भी कर सकते हैं एक्स पे अगर करके आप वीडियो एक बार और देख लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ज़रूर आप लोग देखें 2 बार कम से कम, जिससे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। और वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक जो है बिल्कुल कर देंगे, और शेयर नहीं किए तो बिल्कुल एक शेयर की बात यहाँ पे होती है, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चेक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।